ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। मेरे अजीज़ों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और खुदावंद में मजबूत हैं, शादमान हैं। और आज का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने ये दिन हमें बख्शा ताकि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। बाइबल मुक़द्दस में मेरे अजीज़ों बहुत ही खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हैं। वो ये हैं कि अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहेंगी। यकीनन जब हम मसीह में कायम रहेंगे तो वो हम में कायम रहेगा। और जब हम अपने रास्तों को, अपनी मंजिल को खुदावंद पे छोड़ देंगे और दुआ करेंगे खुदा से कि खुदावंद हमारे रास्ते जो हमें मुश्किल लगते हैं, जो हमें कठिन लगते हैं, जिन पे हमारा चलना मुश्किल है, वो खुदावंद हमारे लिए हमवार बना, हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, तो यकीनन हमारी राहें जो है वो रोशन रहेंगी और खुदावंद हमें सरफराजी और सरबुलंदी ज़रूर अता करेगा। आज हमारे सेट पे दो नौजवान मौजूद हैं और वो ट्रेनिंग में है इस वक्त और स्टडीज़ कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी उनके लिए करते हैं। हमारे जो पहली मेहमान हैं उनका नाम है सिताइश फरियाद और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं हारून फरियाद। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारी आज की पहली मेहमान से। सिताइश, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आ सकें, खुद को और अपनी जर्नी को एक्सप्रेस कर सकें। मैं पास्टर जी का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और आप सबका भी कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और अपने इजहार करेंगे अपनी तमाम जर्नी का और सब चीज़ें आपको बताएंगे। हारून, आपको भी वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं खुदावंद का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि उस खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि हम इधर आएँ, और उसके बाद पास्टर जी का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपनी जो यंग यूथ, क्रिश्चियन यूथ हैं, उनको अपने एक्सपीरियंसेस और जो हम फीलिंग्स है या हमारी लाइफ में जो खुदावंद ने काम किया हम उनको एक्सप्रेस कर सके ताकि वो भी खुदावंद पर ईमान में बढ़ें। प्रेज़ गॉड। हम दिल से आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं और खुदावंद से दुआ भी करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से, हमारी गुफ्तगू के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएं। सिताइश, आप बता रही थी कि आप MBBS कर रही हैं, मींस डॉक्टर बन रही हैं, तो इतनी सी छोटी सी एज में आपने इतना बड़ा फ़ैसला किया और फिर ट्रेनिंग में है आप, तो किस तरह से आप फील करती हैं? सबसे पहले तो MBBS बनने का या करने का जो ख्वाब था वो मेरे पेरेंट्स का था। सबसे पहले वो एक चीज़ होती है कि बचपन से आपके माइंड में एक चीज़ इनकलकेट कर दी जाती है कि आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, या टीचर बनना है या हाँ, कोई। तो जब आप देखते हैं टीचर्स को देखते थे तो हमें लगता था कि टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो हम बड़े होकर टीचर बनेंगे। लेकिन एक पेरेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट होती है और एक उनकी ख्वाहिश होती है जो आपने पूरी करनी होती है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस फील्ड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और वैसे भी हमारी सोसाइटी के अंदर डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत है। जी जी बिल्कुल, और ऐसे ही है। स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करूँ तो उनके लिए फाइनेंशियल और सोशल हर लिहाज से डॉक्टर की जो फील्ड है वो बहुत अच्छी, मेडिकल जो फील्ड है वो बहुत अच्छी है। और पेरेंट्स के लिए भी सपोर्टिव होता है, फैमिली को आप बहुत सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सिताइश, जब हम बचपन में होते हैं तो जैसे आप बता रही थी कि जब छोटे होते हैं तो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारे सामने आती हैं। जैसे कि मैं अपनी बात अगर करूं तो जब स्कूल जाते थे, स्कूल गोइंग थे, तो हमेशा टीचर्स को देखते थे और जब मैं टीचर्स को देखती थी तो वैसे ही घर में प्रैक्टिस किया करती थी। जैसे मेरी टीचर खड़ी होती हैं, पकड़ते हैं बोर्ड मार्क कर वहाँ पे लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स का कुछ और शौक था और मेरे जैसे दादा अबू थे वो कहते थे कि नहीं आपने मेडिकल में जाना है या नर्स बनना है, तो लेकिन मैं टीचर बनी क्योंकि मेरे अंदर ये खुदावंद की तरफ से आपके अंदर एक क्वालिटी होती है या एक पावर होती है जो खुदावंद चाहते हैं आपके लिए। तो ये खुदावंद की भी मर्जी थी इसमें कि आप डॉक्टर बने, खिदमत खलक करें, और ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि बाबरकत और बाइज़्ज़त शोबा है और हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है
और शुरू से अगर हम देख लें तो पाकिस्तान जब बना था तब से ही मेडिकल शोबा में हमारे जो लोग हैं वो शाना बशाना रहे हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और बेस्ट विशेस। तो आप ट्रेनिंग के बारे में अपनी बताएं, कैसी आपकी स्टडीज़ जा रही हैं और इसमें क्या इतना ये लंबा एक जर्नी होता है और मुश्किल भी है, स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, तो किस तरह से आप ये सारा मैनेज करती हैं? सबसे पहले तो जो अब मैं अभी 3rd ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ, तो जो पहले 2 साल होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ होती हैं। आप सिर्फ कॉलेज जाते हो, जैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में लेक्चर्स होते हैं, आपको घर आके वो याद करने पड़ते हैं और वैसे उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जैसे ही 3rd ईयर में स्टार्ट हुई हमारी क्लासेस, तो क्लिनिकल ईयर भी साथ में स्टार्ट हो गया। जी। अब हॉस्पिटल हमारा विजिट होना स्टार्ट हो गया, तो वीक में 6 डेज़ हम लोग की क्लासेस होती हैं और 3 दिन हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। तो शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आपका एक्सपोजर होता है पेशेंट्स के साथ। आप 2 साल हो गए सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो, तो और हार्ड वर्किंग रूटीन होती है आपकी। आप एक्साइटेड होते हो कि अब हॉस्पिटल जाएंगे जाके। और फिर इसका ये भी है कि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, स्कूल में अगर हम देख लें तो बाय प्रैक्टिकल जो है वो चीज़ें ज़्यादा इंजॉयबल होती हैं, उनको सीखने का, उनको करने का ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें आप ज़्यादा सीखते हैं। क्या कहना है आपका? तो यही मैं कहना चाह रही थी कि जो हमने 2 सालों में पढ़ा, दिल होता था कि हम जाके हॉस्पिटल में देखें ऐसे पेशेंट्स हैं या नहीं हैं, वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं आके, अपनी कंप्लेंट्स किस तरह से देखते हो। जब हम लोग 3rd ईयर में आए तो बेसिकली हमें 3rd ईयर में यही सिखाया जाता है कि आपने पेशेंट्स के साथ डील कैसे करना है, कैसे वो अपनी कंप्लेंट्स प्रेजेंट करेंगे और आपने किस तरह से उनको नोट डाउन करना है, क्या क्या चीज़ें आपने उनसे पूछनी है, ताकि आप एक अच्छा सा डायग्नोसिस बना सके और उस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट कर सकें। तो जब हम लोग शुरू में आए तब मुश्किल लगता था क्योंकि बिल्कुल कुछ भी आपको पता नहीं था। और डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सीनियर, ज़ाहिर है प्रोफेसर्स वहाँ पे होते हैं और सीनियर सर्जन्स होते हैं, तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं उनमें बेसिकली स्पून फीडिंग हो रही होती है कॉलेजेस के अंदर भी, वो बहुत पैम्पर करते हैं आप लोग को आराम से। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हो वो एकदम से आपको बहुत सीनियरिटी फील होती है। तो वो भी आपको सीनियर्स की तरह ही डील करते हैं, वो वैसे ही पढ़ाते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, लेकिन वहाँ पे जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं वो आपके ही सीनियर्स होते हैं, आपके कॉलेज के ग्रेजुएट्स होते हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है आपको वहाँ पे। वो आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए गाइड करते हैं और आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो अजीज़ फातिमा से मैं कर रही हूँ और वहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और वहाँ के जो स्टाफ भी बहुत अच्छा है, तो वो बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा से गाइड करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपको दिल से बेस्ट विशेस कहते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। और हमारे यकीनन जो नाज़रीन हैं वो भी हमारे साथ मिल के आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आपको और ज़्यादा सरफराज करे और इसी तरह से आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाए। जब खुदावंद गैर कौमों में हमें इस्तेमाल करता है तो इस तरह से हमने ईमान में मजबूत रहना है। ये हमने सीखा हुआ है कि हमने ईमान में मजबूत रहना है और खुदावंद के नाम को जलाल देना है। हारून, आपकी तरफ आना चाहूँगी, अपनी स्टडीज़ के बारे में हमें बताइए, क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। जो मतलब स्टार्ट में मेरे पेरेंट्स जो थे वो ये नहीं मेरे मतलब सपोर्ट कर रहे थे कि आप अकाउंट स्टडी करो, बिकॉज वो कहते थे कि मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर मतलब डॉक्टर या मेडिकल का जो है वो स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप भी जो है इस फील्ड में जाएं। बट मेरा मतलब पेरेंट्स की भी आपकी एक फरमाइश यही थी कि मेडिकल में जाएं। बट मेरा इंटरेस्ट 9th क्लास में था जब मतलब मेरा माइंडसेट बन गया था कि मैंने अकाउंट्स की फील्ड में ही जाना है। तो फिर मतलब तो आपका मैथ बहुत अच्छा होगा। जी, मैंने फिर उसी मतलब 9th क्लास में ही मैंने डिसाइड किया था कि मैंने अकाउंट स्टडी करना है। तो जब मतलब जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि आप मतलब अगर ना अपने मेडिकल में नहीं जाना ना जाएं, लेकिन आप एटलीस्ट जो है FSc मेडिकल स्टडी करें। लेकिन मैंने उनको कहा कि मतलब अगर मैंने फ्यूचर में अकाउंट स्टडी करना है तो फिर मुझे जो बेसिक्स है वो ICOM में करवा रहे हैं तो मुझे वो स्टडी करना चाहिए। अगर मैं FSc करके मैं अकाउंट्स में जाऊँगा तो मुझे इतना बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ICOM मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और अगर मैं ICOM कर रहा हूँ क्योंकि ICOM में वो बिल्कुल बेसिक अकाउंट्स जो स्टडी करवाते हैं तो फिर आगे जाके उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से 9th में मैंने अपना मतलब एक माइंड बना लिया था कि मैंने अकाउंट्स खुद से एक डिसीजन ले लिया। ये तो ऑपोजिट बात हो गई ना कि एक को पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई आपने डॉक्टर बनना है और उसने उसी को लेके आगे बढ़ा है और आपने खुद से सम टाइम ऐसे हारून होता है हमारे साथ कि जब हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है हमारे ऊपर, लेकिन ये हमने खुद से डिस्कवर करना है अपने अंदर खुद से। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हो तो चैलेंज होता है। आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, आप क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं और टीचर से भी बढ़कर
आप अपने आप को बेहतर तौर पर जानते हैं, क्योंकि हम खुद के उस्ताद हम खुद हैं, अपने उस्ताद हम खुद हैं। तो ये हमें अपने आप को गाइड करना है और ये डिसीजन लेना है, डिस्कवर करना है कि भाई हमारी जो पावर है वो कहाँ तक है, मतलब हम किस में, कौन से सब्जेक्ट में हमारी पावर है, किस में हम अच्छे जा रहे हैं। जैसे आपने यकीन जब आप स्टडी कर रही होंगी तो आपने यही देखा कि भाई मैं जो है ये मेडिकल में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हुआ, और जब आपने स्टडी की है तो आपने यही देखा कि मैं जो है वो अकाउंट्स में जो है वो अप्लाई करूँगा, और पेरेंट्स में। और नाज़रीन इसी तरह होता है जब हम पेरेंट्स जो हैं ये सम टाइम बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि भाई सो ऑन, ये प्रेशर भी कह सकते हैं, और उनको दबाव भी लाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स हमारे बेहतरी भी चाहते हैं, और जो उनका डिसीजन होता है यकीनन वो हमारे लिए खुदावंद की तरफ से भी बाइस बरकत होता है, क्योंकि वो हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं, वो हमारा अच्छा और बुरा जानते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब हम पेरेंट्स जब प्रेशर डालते हैं तो फिर अपना जो रुझान होता है या जिस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा पावर है उसमें फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते, फिर हम वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, हमारे रास्ते जो हैं वो फिर दूसरी कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि एक ध्यान, जैसे कि अगर आप हारून बता रहे हैं कि मैथ में उनको मतलब ये था कि मैथ्स उनका अच्छा है तो मैंने आगे अकाउंट में जाना है, तो ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है कि आपने खुद से डिस्कवर किया और फिर पेरेंट्स को आपने बताया, उनको समझाया कि नहीं मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। अच्छा सिताइश, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और इसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे लोगों का रुझान जो है ये प्राइवेट की तरफ क्यों होता है? अगरचे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, फैसिलिटी से मुराद ये है कि फ्री कॉस्ट जो लोगों का इलाज भी किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्यों चुनाव करते हैं, ये समझ में मुझे नहीं आता। जी ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अब जैसे हमारे फैसलाबाद में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे अलाइड है, यहाँ उसके बाद सिविल हॉस्पिटल है। अलाइड में इतना ज़्यादा रश होता है और वहाँ पे डॉक्टर्स तो ज़ाहिर लिमिटेड से ही हैं या जितने वहाँ पे डॉक्टर्स हैं। अब जब लोग आए जाते हैं तो वो पेशेंट्स को शायद उतना प्रॉपरली टाइम नहीं दे सकते सारे डॉक्टर्स, या उतनी डिटेल से उनसे बात नहीं हो पाती और मरीज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता अपनी बीमारी से या अपने ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है प्राइवेट में हर कोई नहीं जा सकता जो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेशली जो डॉक्टर्स जो अपने प्राइवेट क्लिनिक रखे हुए हैं जिन्होंने, उनका टोकन फीस बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर वो पैसे ले रहे हैं तो वो ये करते हैं कि वो मरीज़ को पूरा टाइम देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप काउंसल किस तरह से करें अपने पेशेंट को, उसकी तसल्ली किस तरह से हो रही है। अब गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके पास नॉलेज भी ज़्यादा होता है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। उन्होंने दिन में कितने पेशेंट्स ऐसे देख रहे होते हैं, तो वो जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो उनको दे देते हैं, उनको मेडिकेशन लिख देते हैं। लेकिन पेशेंट को लगता है कि शायद डॉक्टर ने मुझे सही से देखा नहीं है, या उन्होंने बस अगला मरीज़ देखना है, इस वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे फारग कर दिया है। और लेकिन अब जो प्राइवेट सेटअप में उसे पता है अगर वो इतने चार्जेस ले रहा है तो उसको मरीज को भी सेटिस्फाई करना है प्रॉपर तरीके के तो साथ। वो सारे क्वेश्चंस उससे करते हैं जो नेसेसरी नहीं भी हैं वो भी उनसे पूछेंगे। इस तरह से पेशेंट को लगेगा कि डॉक्टर शायद कितनी डिटेल से हो जाएंगे ना कि वो बेशक मेडिसिन थोड़ी लिख के दें, ज़्यादा लिख के दें, उन्होंने कहना नहीं इस डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा अच्छे से चेक किया। तो इसलिए लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। और जैसे आजकल के दौर में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल गई हैं तो उनको लगता है कि जितना हम खुद को सेव कर सकते हैं या जितना अच्छे से अपने आप को ट्रीट करवा सकते हैं, टाइमली हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, हम उस हिसाब से प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाएं। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। कॉमन प्रैक्टिस है, बिल्कुल। तो जब उनका आप पेशेंट की तरफ आते हैं तो समटाइम सिताइश ये होता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा रूड बिहेव होता है। जैसे आप बता रही थी कि जब 3 ईयर के बाद हमारी प्रैक्टिकल जब होता है तो पेशेंट्स के साथ थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिलता है कि उनके साथ हम गुफ्तगू कर सकें। तो कैसे आप उनको टैकल करते हैं? बहुत ज़्यादा रूड बिहेव भी होता है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है अभी हम हमारे वक्त हुआ चलता है ब्रेक का, तो इसका आंसर जो है हम ब्रेक के बाद पूछेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है हमें सिताइश से और हारून से। टू मच यंग हैं और अपनी लाइफ जर्नी जो है ये आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें,
रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सिताइश आपसे कि जब पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करते हैं। सम टाइम ये होता है कि पेशेंट्स के साथ, पेशेंट तो एक बंदा बेचारा मजबूर है और वो तो बीमार है, अपनी बीमारी की वजह से परेशान है, उसने तो रोना और दांत पीसना ही है, लेकिन जो पेशेंट के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सम टाइम देखा जाता है कि वो हॉस्पिटल जब वो सर पे उठा लेते हैं और उनका शोरगुल, और वो चाहते हैं कि फ़ौरन से उनको अटेंशन मिले। तो इस अमल में आप क्या करती हैं, किस तरह से आप टैकल करते हैं पेशेंट को और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं? रूड बिहेव भी होता है लोगों का, सम टाइम बहुत सारे लोग पोलाइट भी होते हैं जो पेशेंटली बैठे रहते हैं और फिर अटेंशन चाहते हैं, तो कैसे आप उनको हैंडल करते हैं? क्योंकि हम अभी स्टूडेंट्स हैं तो इस तरह से अभी हम पेशेंट्स को जो इमरजेंसी में आते हैं उनको हम हैंडल नहीं करते हैं, वो सीनियर डॉक्टर्स हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन हमने अपने सेटअप में देखा है, ट्रेनिंग में तो सिखाया जाता है जी, जो अटेंडेंट्स आते हैं साथ पेशेंट के, वो ज़्यादा हाइपर हुए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट तो तकलीफ़ में होता है, लेकिन अटेंडेंट्स को ये होता है कि बस किसी तरह से फ़ौरन से डॉक्टर मिले और उनको ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हो जाए ताकि उनके पेशेंट को रिलीव मिल सके। तो जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उनका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर्स इस तरह से करते हैं कि अगर तो सर्जिकल प्रॉब्लम है, जैसे एक्सीडेंट्स में हो जाता है, तो फ़ौरन से उनको थिएटर में ले जाते हैं और जो भी उनका प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देते हैं। और लेकिन अगर आप मेडिसिन वाली साइड पे जाते हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे पॉइजनिंग के केसेस अक्सर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तो वो जान पे बनी होती है। जी बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है डॉक्टर्स को भी टाइम चाहिए उस चीज़ को डायग्नोज करने, क्योंकि पॉइजन बहुत तरह के हो सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अटेंडेंट्स को होता है कि बस जो हम ले आए पेशेंट, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो बस अब हमारा पेशेंट हमारी तरफ हो जाए। और उनको ये होता है सम टाइम पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है कि आप उसको नहीं बचा सकते, जैसे वो एंड स्टेज पे भी हो सकता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल आने के बाद पेशेंट की डेथ होती है तो अटेंडेंट समझते हैं कि शायद डॉक्टर को समझ नहीं आई, डॉक्टर ने सही ट्रीट नहीं किया है। वो ये नहीं समझते कि शायद वो लेट हो गए हैं या उनको टाइम नहीं मिला है कि वो उसको बचा सकें। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। फिर वो डॉक्टर्स, वहाँ हॉस्पिटल में लड़ाइयाँ भी हो जाती होती हैं, वो डॉक्टर्स को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सब कुछ साथ साथ चलता है। हाँ, और पेशेंट लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको जो सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ डॉक्टर्स जो हैं, वो डॉक्टर्स को रखना पड़ता है ये बिहेवियर, क्योंकि अगर वो भी अग्रेसिव हो जाएंगे तो डील करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। हारून, आपकी तरफ आना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग इन फाइनेंस, तो ये जो है क्या इसकी स्टडीज़ में कौन से सब्जेक्ट आपने चूज़ किए, कब से आप इस ट्रेनिंग में हैं, कहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कर रहा हूँ बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये 4 साल की एक मास्टर डिग्री के बराबर एक डिग्री है और इसमें 4 साल में 8 सेमेस्टर्स हैं और मेरा अभी जो करंट 4th सेमेस्टर चल रहा है, मेरा 3rd सेमेस्टर जो है क्लियर हो गए। इस डिग्री में मतलब आपको ये स्टडी जो बेसिक आप डिग्री का जो नाम है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो यानी इसमें सबसे जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो अकाउंट्स और फाइनेंस के रिलेटेड हैं। तो इसमें अकाउंट्स जो है वो हर सेमेस्टर में और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में आपको स्टडी करवाए जाएंगे। उसके अलावा ये है कि आप को जो सोशल साइंसेज या इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल या जो भी फैक्टर्स या आपको बिजनेस के अंदर यूज़ होंगे सब्जेक्ट्स, वो भी साथ साथ इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स या चीज़ें जो है वो आपको बिजनेस के रिलेटेड हैं, वो सब बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, बिजनेस को रन कैसे करना है। तो फ्यूचर में कोई प्लानिंग है आपकी, क्या आप करना चाहेंगे? जी, मेरा तो प्लान है कि मैं फ्यूचर में इन फ्यूचर के मैं बिजनेस करूं। अभी मेरे फादर हैं वो दुबई में है, वो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मतलब मेरा भी प्लान ये है कि मैं जो अपनी डिग्री जो है कंप्लीट करके कुछ देर उनके साथ जो है स्पेंड करूँ, ताकि कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बिजनेस के होते हैं वो कुछ उनका पता चले कि कैसे किस तरह बिजनेस को हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, और बड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी। जी बिल्कुल। और ये है कि जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरा ये प्लान है कि मैं मतलब मेरा भी प्लान था और मेरे फादर का भी ये था कि अगर आप अकाउंट स्टडी कर रहे हैं तो आपको उसमें एक मास्टर डिग्री करनी चाहिए। तो सबसे मतलब अकाउंट्स में अगर पाकिस्तान की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बहुत उसका स्कोप है। तो
मेरे फादर भी ये चाहते हैं कि अगर आप अकाउंट्स को आपने चूज़ कर ही लिया तो आप फिर जो है वो इस फील्ड में भी आए, लेकिन वो मतलब ये चाह रहे थे कि जब मैंने आईकॉम कर लिया तो मैं इसके फ़ौरन बाद जो है ना अपना सीए जो है स्टार्ट करूं। बट मेरे जो आईकॉम में जो मेरे पंजाब कॉलेज से मैंने आईकॉम किया, वहाँ पे मेरे कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इजी सब्जेक्ट, इजी फील्ड नहीं है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर तो आप मतलब कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं वो मुझे पर्सनली सजेस्ट ये कर रहे थे कि आप एटलीस्ट अपना ग्रेजुएशन जो है ना अकाउंट्स में स्टडी करें, कंप्लीट करें, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि जो आगे जाके जो एडवांस अकाउंटिंग या जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जो सब्जेक्ट्स जो आपको मास्टर करते हैं उनमें आपको कुछ एटलीस्ट ये हो कि आप जब वहाँ जाके स्टडी करें तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मैंने ये मतलब अपने फादर को कहा कि अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं ये डिग्री कंप्लीट करूँगा, उसके बाद जो है मैं सीए जो है उसके लिए अप्लाई करूँगा। और जितनी हारून हायर हमारी एजुकेशन होगी उतना ही हमारे लिए हर जो रास्ता है वो क्लियर होता जाएगा और फिर हमें इंजॉय भी हम करेंगे अपनी फील्ड में, अपने जॉब में, जहाँ पे भी हैं। तो यही मेरे फादर कह रहे थे कि मतलब अगर आप सिंपल ये डिग्री करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब इतना स्कोप नहीं है अगर सिंपल आप बैचलर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप बैचलर्स करके अगर किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो आपको 25,000 30,000 इतनी स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके स्टार्ट करते हैं तो सीए की स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान में 80,000 से स्टार्ट होती है। तो कह रहे थे अगर आप पाकिस्तान में अगर आप मतलब अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे या कुछ जॉब करेंगे तो सीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मैंने कहा कि मतलब मैं भी चाह रहा हूँ, मेरे टीचर्स ने भी मुझे गाइड किया, सजेस्ट किया कि आप एटलीस्ट अपना ग्रेजुएशन जो है वो इसमें कंप्लीट करें, उसके बाद आप स्टार्ट करें तो वो आपको ज़्यादा इजी और बेनिफिशियल होगा। तो आपके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाए और आपको बरकत दे और इसी तरह से आप पेरेंट्स के ताबियादार और फर्माबरदार भी रहें। तो अभी मैं बात करना चाहूँगी कि माँ बाप चाहे वो वालिद हैं या वालदा हैं, हमारे दोनों ही हमारे लिए जो है वो दुआ भी करते हैं और हमें नसीहत भी करते हैं और हमारी अच्छी और बुरी बात जो है वो हमें समझाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं हमें, क्योंकि हमारे पहले टीचर्स हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। तो बात हम करेंगे कि आपके मामा और पापा दोनों में से कौन ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है और कौन आपकी स्टडीज़ को लेके ज़्यादा अटेंशन में रहते हैं? पेरेंट्स जो है मेरे मतलब मेरे फादर और मेरे मदर दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। अगर मतलब स्टडी के रिलेटेड बात करें तो मेरे फादर जो हैं वो स्ट्रिक्ट है इस बारे में, सिर्फ स्टडीज़ के रिलेटेड कि आपको जो आपका फोकस, आपका एटीट्यूड और आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने लाइफ में करना क्या है, गोल हमारे सामने क्या होना चाहिए और वो क्लियर होगा तो तभी हम जो है अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, वरना तो फिर डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो मतलब यही फादर मेरे कहते हैं कि आपने जो भी स्टडी करना है वो मतलब उन्होंने आज तक किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या स्टडी के रिलेटेड या किसी भी तरह के, वो उन्होंने किसी चीज़ के लिए आज तक फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा वो ही करो जो आपका दिल करे, जो आपको सेटिस्फाई करे, बट आपने सिर्फ अपना एटीट्यूड और अपना विजन जो है सिर्फ उनको क्लियर करना है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे आपकी स्टडीज, आपका रिजल्ट चाहिए, ताकि क्योंकि ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। हारून ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के पेरेंट्स के लिए। हमारे पेरेंट्स जो हैं आजकल जब हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, तो जैसे मीडिया का दौर है तो बहुत फास्टली मीडिया जो है ये वर्क कर रहा है और हम इस बात को नेगेटिव तो नहीं लेंगे क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ये हम पे अपने पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ये अब भी इग्नोर कर देते हैं बच्चों को, शायद वो जॉबियंस होते हैं मे बी इस वजह से, या वो घर में ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्टडीज़ कर रहे हैं और कोई बात नहीं, स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं तो उनको लगे रहने दो, स्टडीज़ वो कर रहे हैं, उनका मामला है, पढ़ना लिखना उनका मामला है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक पेरेंट्स की अटेंशन, पेरेंट्स का हाथ, पेरेंट्स की आपके साथ गुफ्तगू नहीं इस बारे में रहेगी, तो आपके साथ वो रिलेट नहीं रहेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? पेरेंट्स का अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मॉरली आपको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अगर हम अपनी बात करते हैं ना, तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए हमें मना नहीं किया, और जैसे इसने बताया कि उन्होंने एक चीज़ हमेशा कही है कि आपने जो मर्ज़ी करना है, घूमना फिरना है, खाना पीना है, जो पहनना है, जो पढ़ना है, बस एक चीज़ का क्लियर रखना है कि आपका विजन और आप जो खुद हैं, सेल्फ को पहचानना है आपने, और अपने गोल्स को वेरी क्लियर रखना है। अब पेरेंट्स की सपोर्ट की बात कर रहे हैं,
तो मेरी जैसे स्टडीज़ की, अगर मैं इससे रिलेट करके आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी ट्रिकी थी। और जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए, स्पेशली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि एक टाइम आया था कि मुझे लग रहा था शायद मेरे से क्लियर नहीं होगा। इवन जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स दे भी दिए, उसके बाद भी मुझे टेंशन लगी रहती थी कि पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम में आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सिताइश, आप मुझे बता रही थी कि फर्स्ट जब आपने एग्जाम्स अपेयर हुए हैं आप उसमें, तो आपका मेरिट नहीं आया, फिर आप डिसहार्ड हुए, फिर सेकंड टाइम आपने अपेयर किया और फिर आप उस मुताबिक आपका मेरिट आया, तो लेकिन पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया और आपकी अटेंशन रही और आपने दुआ आप करते रहे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के पेरेंट्स के लिए, हम सबों के लिए, कि अगर आप लाइफ में कभी थक जाते हैं, आपको लगता है कि आपके रास्ते जो हैं हमवार नहीं है, आप उन पे नहीं चल सकते, आप जिस फील्ड में है वो आपके लिए मुश्किल है, डिसहार्ड है, तो लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने थकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते जाना है, खुदावंद से दुआ करते रहना है। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बाइबल मुकद्दस में भी ये लिखा हुआ है, सताइश के अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना, तो वो हमने अपने रास्तों को खुद हमवार बनाना है। और वो किस तरह से बनाना है, वो सारी बातें जो भी हम शेयर कर रहे हैं, कि कभी हमने पीछे नहीं हटना। वो खुदावंद के कलाम में लिखे कि हल पे हाथ रख के पीछे नहीं मुड़ना हमने, बल्कि आगे चलते जाना है। जब हमने खुदावंद पे भरोसा कर लिया है, तो इट मीन्स कि जब हम भरोसे में आगे हैं, तवक्कल में आगे, तो खुदावंद हमारे लिए हर चीज़ को हमारे लिए क्लियर कर देगा। और वो कहते हैं कि ट्राई अगेन एंड अगेन, हमने उसमें रहना है, ट्राई करते रहना है। और सिताइश, जब हम देखते हैं बर्ड्स को देखते हैं, तो जब उनके बेबीज़ होते हैं, तो वो उनको उड़ाना जब उनको सिखाते हैं, तो वो कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, उठते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो परवास करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ऐसे भी हमारी भी लाइफ उन परिंदों की तरह है कि हमने कभी गिरना है तो कभी उठना है। एक क्वेश्चन आपसे बात मैं लास्ट पे करना चाहूँगी कि गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में, सिताइश, कितनी इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना और उनकी एजुकेशन? जी बिल्कुल, गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आजकल के दौर की बात करें, तो जिस तरह से महंगाई का दौर है, तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि पेरेंट्स में से सिर्फ फादर कमाए या फिर सिर्फ भाई बाहर जाके काम करे, तो फैमिलीज़ का सर्कल बहुत मुश्किल से चलता है। बिल्कुल। तो अगर आपने गर्ल्स की डिग्री पे इतना इन्वेस्ट किया, उन्हें पढ़ाया, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ वर्किंग में नहीं है तो उसको जंग लग जाता है। तो अगर आपने उनको इतना पढ़ाया, उसका नॉलेज वेस्ट हो रहा है। जब तक वो उसको अप्लाई नहीं करेगी, उसका फ़ायदा नहीं। उसे प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलना चाहिए। और जब आप एक्सपोज होते हो दुनिया से या अपनी वर्क प्लेस से, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है, और मैच्योरिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपका बिल्ड हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस जो है, ये हमारी गर्ल्स में बहुत कम है जी। जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, आउटडोर वर्क नहीं करेंगे, लोगों में नहीं जाएंगे, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस जो है, ये इसी तरह से वो डर के बैठना और ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली फीमेल्स के ऊपर। तो अगर इस दौर में आपको सपोर्ट मिलती है कि आप कुछ कर सके, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बातें जो इस वक्त हो रही हैं। और हारून, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो एक शॉर्ट मैसेज जो आप हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनको क्या देना चाहेंगे? जी, तो सबसे पहले ये कि आपको जो स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे फादर जो है स्टडी को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आपको मतलब स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब उस टाइम में स्टडीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो वो मतलब इतना कुछ हायर एजुकेशन नहीं उनका, लेकिन वो मतलब अभी उधर बिजनेस कर रहे हैं। वो देखते हैं कि मतलब दुनिया जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसके लिए स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो आपका फील्ड का या आपको स्टडीज़ नॉलेज जो है वो बहुत होना चाहिए। तो इस वजह से वो आपको, इसी वजह से जो फादर हैं वो जो है इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आपको पूरे अटेंशन और हार्ड वर्किंग के साथ जो है ना स्टडी करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि मतलब खुदावंद आपको, अगर आप खुदावंद के नाम से कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए होगा। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक बात कहूँ, तो मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा हुआ कि काफ़ी टेस्ट जो है वो मैं विदाउट स्टडी करके, सिर्फ सुबह को मैंने दुआ की कि खुदावंद, मैं तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। तो वो मतलब वो टेस्ट जो थे वो बाकी नॉर्मल टेस्ट जो जितने भी प्रीवियस टेस्ट होते थे उससे बहुत बढ़ के होता था, क्योंकि वो टेस्ट जो है मैं खुदा के नाम से स्टार्ट करता था। तो ये है कि स्टडीज़ के साथ साथ आपको खुदा के साथ बढ़ने की भी ज़रूरत है, ताकि खुदा आपको बरकत दे। सिताइश, आप क्या कहना चाहेंगी जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए शॉर्ट मैसेज?
जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि आप जितनी भी स्टडीज़ कर रहे हैं या जो भी आप करना चाह रहे हैं, सबसे आपकी प्रायोरिटी जो है वो प्रेयर्स होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में खुदा किस किस तरह से काम कर सकता है। correct. आपको आपके अंदर का टैलेंट पता होना चाहिए। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो खुदा आपके लिए सारे रास्ते हमवार कर देते हैं। अपने पेरेंट्स को ज़रूर अपने सामने रखा करें कि वो आपके लिए कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ के लिए खुद को भी तैयार करें और इस चीज़ को देखें कि क्रिश्चियन कम्युनिटी किस तरह से प्रमोट होती है, किस तरह से खुदा का नाम बढ़ता है, तो उसका जलाल ज़रूर ज़ाहिर करें। और खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच हारून, आपका और सिताइश। यकीनन आज हमारे नाज़रीन ने बहुत ज़्यादा बरकत पाई होगी और वो नौजवान जिस वक्त देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिली होगी आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी स्टडीज़, जितनी बातें आपने शेयर की हैं। तो नाज़रीन इसी तरह से जैसे वही मैं बात आपसे करना चाहूँगी, जैसे हमने स्टार्ट में कहा है कि खुदावंद के कलाम में लिखे कि अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहेंगी। तो अगर हम मसीह में कायम हैं तो मसीह हम में कायम है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। तो जब हमने कोई भी रास्ता अपनाना है, किसी भी रास्ते पे चलना है, तो सबसे पहले हमारा माइंड जो है, हमारा गोल जो है वो सेट होना चाहिए कि हमने ये काम करना है, और फिर वो खुदावंद के सामने रखते हैं। तो मैं ईमान के साथ कह सकती हूँ कि खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको सरफराजी देगा, आपको बरकत देगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।